बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। इतनी शदीद गर्मी में वैसे ठीक ठाक रहना बहुत मुश्किल होता है। खैर, आज वीक का पहला दिन है और हम तो दफ्तर में मौजूद हैं, लेकिन स्कूल्स में छुट्टियां जो हैं वो हो गई हैं। अब देखना ये बहुत सारे स्कूल जहाँ पे पेपर चल रहे थे वहाँ पर ये बेसिकली छुट्टियां दी गई हैं। मौजूदा गर्मी की शिद्दत को हीट वेव अलर्ट था, जिसकी वजह से स्कूल्स में इन छुट्टियों का ऐलान किया गया है। सो घर में जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करें, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकले, बल्कि कोई भी बाहर ना निकले। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ सर ढांप के जा रहे हैं बाइक्स पे ख़ास तौर पे, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत सारे माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आप सर ढांप रहे तो वो गीले कपड़े से ढांप रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो दुआ ये है कि आपका ये तमाम पूरा वीक जो है बहुत अच्छे तरीके से निकले। अपने कामों को अच्छी तरह से प्लान कर लें तो नतीजा अच्छा ही निकलता है। मौसम बहुत शदीद है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों और आज भी हमने देखा शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है गर्मी की। सो हम हमेशा यही कहते हैं कि गर्मी से बचाव के लिए ये करना है, ये करना है, लेकिन कुछ लोग गर्मी से बचाव के लिए, कल संडे था, बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा कि नहर में जो है वो गर्मी को दूर भगाने के लिए चले जाते हैं। अब नहर का पानी ठंडा तो होता ही होता है, लेकिन आप इंजॉय भी देखें लोग कर रहे हैं। सवाल ये है कि पाबंदी है, इस पाबंदी पर अमल दरामद कोई क्यों नहीं करा रहा। अब छोटे छोटे बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं और मैं परेशान हो रही हूँ कि पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए हुए हैं। ऐसे में ठीक है कि जिनके पास ऑप्शन नहीं, जिन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है या फिर गर्मी इतनी शदीद है, तो लोगों ने गर्मी का तोड़ ढूंढना ही ढूंढना है। अब ये सेफ़ है या नहीं है, फिर कुछ थोड़ा सा सफाई वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कंसर्न होते हैं, लेकिन क्या करें, लोग जहाँ पे जो नहा रहे हैं वो कहते हैं क्या करें जी, ऑप्शन कोई दूसरी नहीं है। खैर, कुछ बात कर लेते हैं इसी पर, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से इस पर कोई हमें रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आ रहा। पाबंदी है नहर पे नहाने पे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और अली साहिद साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, मतलब बचपन में क्या प्रैक्टिस रहती थी इतनी गर्मी को दूर भगाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, हमारे पास तो एक नहर थी और एक ट्यूबवेल था। हाँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब तो मॉडर्न दौर है, स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या आपकी फैमिलीज़ के लिए बना हुआ है, और इसके अलावा कुछ नहीं था। और दूसरा, उस वक्त आज से अगर हम 25-30 साल पहले चले जाएं, उस वक्त ये आबो हवा इस तरह नहीं थी। गर्म ज़रूर थी, लेकिन आज जिस तरह आबो हवा में तब्दीली आई है वो ज़्यादा आई है। उस वक्त हम लोग, जब साई साहब और मैं स्कूल की अगर बात कर रहे हैं, तो हम स्कूल जाया करते थे, दरख्तों के नीचे बैठ के हम लोग तो पड़े हुए हैं। टाट वाला स्कूल होता था, वहाँ जाया करते थे। यानी आप कह रहे हैं गर्मी थी भी तो गर्मी थी तो उस तरह नहीं थी, शिद्दत वाली नहीं थी। लेकिन आज चूँकि इस तरह की तब्दीलियाँ हुई हैं आपकी आबो हवा में कि अब मुश्किल हो गया। आपने नहर का जिक्र किया, जगह जगह लिखा हुआ है कि 144 नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद लोग नहर में हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब कोई नुकसान। ये 2-3 मकामात हैं जहाँ ज़्यादा होता है। मुगलपुरा वहाँ होते हैं, उसके बाद मुस्लिम टाउन पे ज़्यादा हैं, और ये ढके छुपे मकामात तो नहीं है हर जगह पे। मतलब ये सबको पता है कि यहाँ लोग आते हैं और नहाते हैं बच्चे, तो अब क्या हो सकता है, हादसात भी हो चुके हैं। अच्छा, अब इसके लिए साहिब साहब ऑप्शन ये है कि कुछ ऐसी सेफ जगह मुख्तस कर देनी चाहिए कि मेरे देखे ना छोटे से बच्चे हैं, कोई हादसा भी ना हो। इस पर इंतजामिया अगर कार्रवाई नहीं कर सकती तो ये ऑप्शन तो आ सकती है ना। देखें, जितनी गर्मी है, आपको पता लाहौरी है, अपने मिजाज के लोग हैं। आप उनको, पुलिस जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जब 14 अगस्त होती है या न्यू ईयर होती है, तो आपको पता है पुलिस ने पूरे शहर में नाके लगाए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वन व्हीलिंग भी हो रही होती है और वो बाजे भी बज रहे होते हैं। इसी तरह हर साल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानब से इस पर पाबंदी तो आयद की जाती है, लेकिन जितनी गर्मी है गरीब लोगों के लिए, यहाँ पे जो लोग हैं, वो कोई पंखे की हवा भी नहीं लग रही, लोड शेडिंग भी हो रही है। जितनी गर्मी है, लोड शेडिंग तो सिप्रा साहब बताएंगे, लेकिन जितनी गर्मी है आप ये बताएं कि गुजारा है ही नहीं। और वो लोग, उनका तो बेचारों का होता ही है कि उन्होंने नहा लेना है तो फिर कोई घंटा डेढ़ गुजारा कर लेना है। लेकिन कुछ लोग शौकिया भी जा रहे होते हैं। केनाल सारी आपको इन दिनों में दोपहर के औकात में आप उस साइड पे मुगलपुरा से आगे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा स्पॉट्स पे लोग जो हैं वो नहा रहे होते हैं। जब कोई अनफॉर्चुनेटली कोई वाक़या पेश आता है या कोई हादसा होता है, तो उसके बाद इंतज़ामिया भी मुतहरक हो जाती है, पुलिस भी मुतहरक हो जाती है। आपने सिर्फ वो एक दिखावे की 144 ना नाफज करें, आप इस पर बाकायदा तौर पे अमल दरामद करवाएं।
तो बाकी इंटरटेनमेंट तो हमारे पास कुछ भी अच्छा, नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है जिस तरह से नहरों में सीवरेज का पानी भी मिक्स है, ये पानी साफ भी नहीं है। साफ भी नहीं है, लेकिन Safe भी नहीं है। स्विमिंग पूल Skin की जो issue बात बड़े कर हो ले तो जाते उसके अच्छे भले, अगर आपने वहाँ पे नहाने के लिए जाना है तो उसके पैसे अच्छे भले देना पड़ते हैं। अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो मैंने देखा है पूल जो है वो 30-30 हज़ार में बुक हो रहे हैं। भाई साहब वो तो अब इनका तो कोई लेना देना नहीं ना उस मामले तो से। ये नहीं, मैं शिप्रा साहब कह रहे थे कि तो दूसरा अगर नहीं, किनार मैं तो में वैसे पानी जिक्र के कर रहा था कि अब चीजें चेंज वो हो तो गई लोग हैं। प्राइवेटली बुक आप कराते पूल हैं। में तो आप जाएं तो पूल में आपने गाड़ी एंटर हुई है तो वहाँ आपने पैसे देने हैं पहले पार्किंग के, उसके बाद आपने निकल लेनी है तो उसके भी तो पैसे सस्ती हैं, तफरीह। उसके बाद आपने शूज़ के लिए सेफ्टी बॉक्स बस। लेना है फिर उसके भी हाँ, पैसे हैं, फिर उसके बाद सारे पैसे। देखो वो तो एक कारोबार की शक्ल अख्तियार कर गया, लेकिन मैं इन्वायरमेंट के हवाले से बहता बात हुआ कर पानी रहा था। साफ होता है, इसलिए वैसे लोग हमारी नहाते हैं प्रोड्यूसर उसमें। की एक तस्वीर मैंने देखी थी, शायद वो इसी तरह से स्विमिंग वो तो करने के दुबई लिए- में वो गई। मैंने देखी थी। वो दुबई। अच्छा, अब शायद सिप्रा साहब अगर ऐसा, क्योंकि हम सजेशन दे रहे हैं, अब ये लोग क्या करें, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, हम कोई सेफ प्लेस, साफ सुथरी जगह, क्योंकि यहाँ पर कंसर्न ये भी है स्किन इशू बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं। दूसरा, हमें जब बचपन में हम लोग भी नहाते थे तो उस वक्त गर्म सर्द के हवाले से, इस पे तो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हीट का मौसम है, आप पानी में नहाए उसके बाद धूप में निकलें तो बुखार होने के ज़्यादा खदशात होते हैं। अच्छा, ये मैंने एक दिन बात यहाँ पे की थी तो आमिर भाई कह रहे थे कि आपकी बॉडी इस कदर ठंडी रहती है कि धूप की असरअंदाज नहीं होती। हालांकि मुझे लगता है कि ये चीज होते मैटर हैं, करती ये है। बुखार होता है लोगों को, इस पे डॉक्टर जो है या आपके तिब्बी बेहतरीन माहिरीन राय वो ज़्यादा दे वो दे सकते हैं, लेकिन हमने जो अपने वालिदैन से सुना, जो बड़ों से सुना, वैसे होता है। स्किन देखें, आपने खुद शुरू में कह दिया कि सीवरेज मिला पानी होगा, पानी आलूदा है, उसकी वजह से आपको मल्टीपल इश्यूज आ लोग सकते गंदगी हैं। फेंकते हैं, बीच में कूड़ा ऐसे ही फेंकते है, हैं। खुद हमने देखा है नहरों में लोगों को कूड़ा फेंकते हमारे हुए। पास जो नहरों का पानी आता था, यानी मेरे डेरे के साथ अभी भी वो जितनी ये नहर है इतना हम उसको कहते हैं खाला या सुआ कहते हैं, तो वहाँ से जो पानी गुजरता है वो तो बिल्कुल साफ होता था। अच्छा साहिब साहब, कुछ लोगों का पॉइंट ये भी होता है कि ये चलता पानी होता है इसलिए ये गंदा नहीं होता, ये साफ होता है। अब आई डोंट नो इसमें क्या हमारा तो सदाकत ये है। है ना, इस पे यकीन है जी कि जो चलता पानी है वो साफ होता है, वो उसमें से गंदगी भी आगे चली जाती है, वो सीवरेज का पानी भी आता है तो वो निकल जाता है। लेकिन वो सिपरा साहब वाली बात, जब हम नहाते थे, नहा के धूप में अगर आप 10 मिनट 2 मिनट खड़े होते हैं तो फिर बुखार होने के ज़्यादा चांसेस है। वो आपका बॉडी ठंडी गर्म हाँ हो जी, जाती ठंडी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे तो किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं। जो लोग दोपहर को जा रहे होते हैं वो अपने वो तरबूज भी लेके उसी में ठंडे कर रहे होते हैं, नहा भी वहीं पे इवन रहे मैंने होते हैं। खाना खाते लोगों को नहर किनारे देखा। पिकनिक है ना, हाँ, देखें आप लोग बिल्कुल क्या ऐसे करें ही। गर्मियों में हमारे लोड यहाँ असल शेडिंग हो रही में लोड शेडिंग हो रही है। मैं तो 3-4 दिन नहीं था नहीं, यहाँ आपने पे, पिछले हफ्ते कहा लोड 3-4 शेडिंग दिन, नहीं हो रही। 3-4 दिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि लोड शेडिंग नहीं हो रही। तो ये लोग जो आए हैं उन्हें ये कहते ट्रांसफार्मर नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि लोड शेडिंग की वजह से तंग आए हुए हैं। ट्रांसफार्मर डैमेजिंग की वजह से बिजली बंद हो सकती है, 18 घंटे 20 घंटे तक भी हो सकती है। वो किसी इलाके में आज भी मुझे कई मैसेजेस आए हुए हैं, इवन मैं छुट्टियों पे था तो इस दौरान भी मैसेजेस आते रहे कि किसी इलाके में ट्रांसफार्मर डैमेज है या कहीं ब्रेक डाउन हो गई है, बिजली तारें गिर गई हैं उसकी वजह से हुआ है। ये चीज़ें तो फिर साथ साथ हैं। बिजली देखें, बिजली बंद होना जो है आप उसको लोड शेडिंग शुमार कर लें, बंदिश करें, लोगों को तो मुश्किल है ना। ओ, लोगों को पता भी नहीं लोगों को तो होता। घर शायद बैठना बड़ा सिप्रा साहब मुश्किल कि होगा। ये किस वजह से लोड शेडिंग हो रही है। लोगों ये को वो बिजली वाली- से गर्ज है, Yes. उनको ट्रांसफार्मर या लोड शेडिंग या वैसे बंद हुई है उससे कोई गर्ज नहीं उससे है। गर्ज नहीं है, बिल्कुल सही कहा। इसलिए मेरे ख्याल में सिस्टम को बेहतर बनाना या सिस्टम को अपग्रेड करना ये भी लेस्को का काम है। बिल्कुल लेकिन नहर का पूरा मलबा लोड शेडिंग पे डाल देना ये नहीं है। ये तो बच्चे हैं सारे, आपके 90% बच्चे खेल रहे बिल्कुल हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई महफूज मकाम, क्योंकि यहाँ पर पाबंदी किसी वजह से लगाई गई है ना, और इसके बावजूद अगर रश पर इंतजामिया को कुछ करना चाहिए। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में कहेंगे। फाइनली जो 3-4 दिन से हम जब रोटी की और गंदम की कीमत डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा गंदम की कीमत कम हुई, रोटी की कीमत कम हुई, अब डबल रोटी की तरफ आना चाहिए, तो बेकरी मालिकान को आज की मोहलत दी गई है। शायद सिप्रा साहब पॉसिबल है इस पर अमल हो जाएगा? देखें, गंदम के हालात तो मैं 2-3 दिन सुन के आया हूँ, वो बड़े बुरे हालात हैं। जो छोटा काश्तकार है वो तो वैसे ही मर गया ना। एक्चुअली वो बड़ा ज्यादा मर गए। बड़ा तो चलो सही साहब उसको नहीं, कुछ चलो ना थोड़ा कुछ मार्जिन होता तो है ना उसके पास, किसी तरह से तो स्टेबल हो जो जाएगा। मैं उस जिम्मेदार की बात कर रहा हूँ कि जिसने उधार पे ही खाद ली हुई है, जिसने उधार पे ही स्प्रे ले रखा है, और उस जिसने उधार पे ही डीजल उठाकर अब उसकी काश्तकारी की है, और उसके बाद जब वही पैसे लेके वापस देना और कुछ अपना प्रॉफिट रखना था। ऐसे में ये हुआ कि कल मुझे कुछ दोस्त आए हुए थे, उन्होंने गंदम लेनी थी इस्लामाबाद से। गंदम 2400 रुपये भी लेने को कोई तैयार नहीं है, 2400 रुपये भी लेने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट का रेट है 3,900, 2400 पे भी लेने को तैयार नहीं। लोग आवाज़ें लगा रहे हैं कि हम लोगों से कोई गंदम ले ले, लेने को तैयार नहीं है।
अब गंदम का रेट इस लेवल पे आ जाए और उसके बावजूद गंदम से बनने वाली चीज़ें आपकी उसकी कीमतों में कमी ना हो। ये जो आपका मैदा आटा कहाँ से बनता है? गंदम से ही है ना। जब आपके फ्लोर मिल बनाती है, आटा बनाती है, साथ में इसको भी कशीद करती है और वही बनता है वहीं से। अगर ये आइटम्स नीचे नहीं आते तो फिर उस गंदम की कीमत का सिर्फ रोटी तक महदूद रखना मुनासिब नहीं है। आपकी डबल रोटी है, बन है, बहुत सारी और जो आपकी बेकरी के आइटम्स हैं उनको चीज़ें उनको डाउन करना है, उसकी कीमत को कम लाना है। अब क्या है, आप तंदूर मालिक तो छोटा है बंदा है, उसको आपने पकड़ भी लेना है, उसको पकड़ के FIR भी दे देनी है, जेल भी भेज देना है, उसको 15-20 हज़ार फाइन भी कर देना है, उसको तो पकड़ लेंगे आप। मुझे बताया ना ये बड़े बड़े ब्रांड्स को कौन पकड़ेगा? वही ना, यहाँ तक पहुँचना जरूरी है। जिनके आपके सियासतदानों नहीं, मोहलत क्या दी गई है? मोहलत में इसमें क्या है? आपके गंदम का सीजन तो 1.5 महीने पहले से चल रहा है कि उसकी कीमत 2200, 2100, 2400 है, तब से आ रहा है। तो अब क्या मोहलत में इसमें क्या बात है? मोहलत देने की क्या जरूरत है? किस चीज की मोहलत दे रहे हैं? देखिए, जब रोटी की कीमत कम की गई थी तो CM साहबा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 16 रुपये की रोटी फरोख्त होएगी। अब इन्होंने कहा है कि 12 रुपये की रोटी होगी। तो इसी तरह जो बेकरी आइटम्स हैं उस पर भी इसी तरह कर दें इम्प्लीमेंट। उसके बाद मुज़ाकरात होते सब ऐसे कर दें, बड़े बड़े लोग हैं, उसके बाद सियासतदानों के साथ उनके साथ ताल्लुकात हैं, उनके किस तरह कर दें? मैं तो ये कह रहा हूँ, तंदूर वाला छोटा आदमी है, आपने उसको नोटिफिकेशन किया और उसके बाद पुलिस सारी उनके पीछे लगा दी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी ना रहे। लाहौर में हज़ारों की तादाद में होंगे, बेकरीज तो मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में होंगी। उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स है ना, किसी एक ब्रांड को कहा जाए कि आपने ये कीमत जो है इस पर अमल दरामद करवाना है तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस तरह सिपरा साहब कह रहे थे कि गंदम के रेट्स जिस तरह कम हुए हैं, किसान बेचारा पिस गया है। चलें, एक दफ़ा आपने कर लिया, लेकिन इस स्टेबिलिटी को आगे लेके चलते रहें। आइंदा लोगों को पता हो कि हमने कितनी गंदम जो है वो बीजनी है और उसके हमें क्या इनकम होगी। ये सारी चीज़ें अब किसान को पता चल जाएंगी, लेकिन उसके जो असरात हैं, उसके जो अच्छे असरात हैं वो आवाम तक तो पहुँचने चाहिए। चलें, एक तबका जो है उसने कुर्बानी दे दी, उसको बड़े पैमाने पर पूरे पंजाब में कुर्बानी देना पड़ी है और बड़े बुरे हालात हैं किसानों के, ज़मींदारों के, लेकिन उसके जो समरात हैं वो उस तरह नहीं आ रहे। अब गवर्नमेंट ने रोटी 12 रुपये कर दिया है, इस पर भी चीखो पुकार हो रही है। आटे की कीमतों में 48% तक कमी आई है। अगर 48% तक कमी आई है तो ये हमारी सोसाइटी में जो ताजर बरादरी है उसको भी इस बात पे सोचना चाहिए ना कि आप इसको 22 रुपये पे ही रोटी तो ना बेचते जाए। अगर आपके रेट्स इतने कम हुए हैं तो उसमें रेट कम होना चाहिए। अच्छा, और एक पॉइंट ये भी है, मुझे लगता है जिस हिसाब से कीमत कम होनी चाहिए ना, उस हिसाब से मानेंगे भी नहीं बेकरी मालिकान। ये देखें, सिर्फ बेकरी में यही आइटम नहीं है कि डबल रोटी, बाकी चीजें भी तो आटे, मैदे, सूजी से ही आपके पास बन होते हैं, तो हर चीज के जो रेट, बल्कि जितनी भी ऑप्शन आपके पास बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं ऑलमोस्ट उनमें गंदम का इस्तेमाल होता है, तो फिर तो उन सब चीजों के रेट कम होने चाहिए। आप देखें, फ्लोर मिल जब पिसाई करती है तो उसमें से मैदा भी निकालती है, एक मखसूस लिमिट है उसकी, सूजी भी निकालती है, फाइन आटा भी निकालती है और जो रूटीन में आटा आता है वो भी निकलता है। तो जब सारी आइटम्स जो हैं ये गंदम से हैं, तो अगर आप यहाँ पे यही अलमिया है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जब 25 रुपये कीमतें कम हुई हैं तो किसी बंदे ने ना ही अपना किराया कम किया है, ना ही कुछ चीज़ों के रेट्स कम किए हैं। पहले तो होता ये है जी, पेट्रोल महंगा हो गया, देखें हमें इतनी ट्रांसपोर्टेशन पड़ रही है, लेकिन अगर उसमें कीमतें रिड्यूस हुई हैं तो उस पर भी तो आपको अमल दरामद करवाना चाहिए ना। तो यहाँ पे सोसाइटी का भी ये अलमिया है कि वो सिर्फ मुनाफा ही चाहती है, किसी जगह पे कुर्बानी देना पसंद नहीं करती। लेकिन अगर रेट्स ये कम होंगे तब भी इनको मुनाफा मिलेगा। लेकिन ये एक चैलेंज है, क्योंकि इस पर हमें देखना ये है कि इतनी बड़ी तादाद में बेकरीज हैं, आप जाके मॉनिटरिंग करते हैं या एक रेट निकालते हैं, तमाम डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो इस पर अमल दरामद करते हैं, नहीं करते। अच्छा जी, खबर ये है कि चीनी बाशिंदों पर हमला करने वालों का पता चला लिया। अफगान दहशतगर्द हमारे हवाले करे, मोहसिन नकवी का ये कहना है। दहशतगर्द बख्तियार शाह, कारी असदुल्ला खान और दीगर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। साई साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। है ना, ये एक वाक़या पेश आया था कुछ अर्सा कबल बशाम में, और मेरा ख्याल है 5 चीनी थे और एक उनका ड्राइवर था, वो उसमें जाँ बहक हुए थे। उस पर जो हमारे लॉ एंड आर्डर की एजेंसीज़ हैं और जो अदारे हैं उन्होंने काम किया, तो उसमें जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आई थी। सही। और उसमें जो ताने बाने सारे के सारे मिले हैं वो सारे अफ़गानिस्तान में मिले हैं। उसमें जो 2 बंदे, एक आदल था और एक शफीक कुरैशी था, इनका एक मोबाइल वहाँ पे मिला था जिसमें 2 सिम्स इस्तेमाल हुई थी।
ये बेसिकली मेन फैसिलिटेटर थे जो खुदकुश बमबार था। उसके 6 लोग ये आए थे जो कल मैं पढ़ रहा था। तो इसमें जब एजेंसीज की जानब से रेड किया गया तो 4 पकड़े गए, ये 2 फरार हो गए और उनको फिर आदल और शफीक ने फैसिलिटेट किया और उन्होंने वहाँ पे जाके ये ब्लास्ट किया। मसला ये है कि हमारे अदारे भी काम कर रहे हैं, बंदे भी पकड़े जा रहे हैं और तमाम की तमाम जो आपके पिछले 2-3 सालों में खुद कुछ धमाके हुए हैं उसमें 80% ऐसे धमाके हैं जिनका डायरेक्टली अफ़गानिस्तान में ताने बाने मिलते हैं, या वहाँ से लोग भेजे जाते हैं या वहाँ से ऑपरेट किया जाता है। एक तरफ पाकिस्तान का किरदार है कि इनके मुश्किल वक्त में हमेशा हमने इनका साथ दिया है। जब इनके महाजरीन यहाँ पे आते हैं उनको हम रहने के लिए जगह देते हैं, हम घर देते हैं, खाना देते हैं, इनको कारोबार बन गए हैं और हमसे बड़े बड़े बिज़नेस यहाँ पे इनके इस्टेब्लिश हो गए हैं। और दूसरी तरफ इनका किरदार ये है कि ये जब भी इनको कोई मौका मिलता है तो इसी तरह के अटैक्स किए जाते हैं, हमारी सालमियत पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। आप देखें कि चाइनीज़ जो बाशिंदे हैं उन पर अटैक करने का मतलब ये है कि आप चाइना से हमारे तल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ कोई आएगा नहीं। और आप जो हमारे पाकिस्तान के एंटी जो स्टेट्स हैं यानी राह जो है उसके आप दस्ते रास बन रहे हैं और उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं। साहब इस नेटवर्क तक पहुंचना क्या अब निशानदेही तो हो गई है ना, क्या बहुत मुश्किल है ना? निशानदेही नहीं होगी, बंदे पकड़े गए हैं और उसमें ये जो लोग हैं ये अफगानिस्तान में इनके प्रॉपर नेटवर्क को पकड़ना है ना। सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की जानब से बाकायदा तौर पे कल मुतालबा किया गया है कि हमने अफगानिस्तान को कहा है कि ये जो लोग बाकायदा तौर पे डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तमाम शवाहिद दिए गए हैं, ये हमारे हवाले किए जाएँ और आइंदा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। और कुछ जगह पे बाढ़ अभी रहती है वो भी लगनी चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा है कि जब आपको याद होगा 3-4 माह पहले सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने यहाँ से जो अफ़गान महाजरीन की वापसी का अमल शुरू हुआ था तो बड़ा शोर मचा था जी कि महाजरीन को आप इस तरह वापस भेज रहे हैं। तो सिर्फ उनमें से वो लोग भेजे गए थे जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं, जिनके पास किसी किस्म के कोई कवायफ मौजूद नहीं थे। तो एक तरफ तो ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो चैम्पियन बनना शुरू कर देती हैं, दूसरी तरफ आप देखें हमारा कितना नुकसान हुआ है। हमारे फ़ौजी जवान शहीद होते हैं, हमारे पुलिस के जवान पे अटैक किया जाता है वो शहीद होते हैं, आप हर जगह पे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपको एक और, मैं लाहौर पुलिस के एक आला अफसर से मेरी बात हो रही थी तो ये इस हद तक हमारे साथ घिनौनी ये इनकी हरकत हैं कि ये यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं, लोगों को मार देते हैं और उसके बाद ये वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो एक तरफ आपके इस तरह के रवैये हैं और हमारी हुकूमत ने आपको इतनी लचक दी है कि आप हमारे इस्लामी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, और दूसरी तरफ आपका जो तर्ज अमल है ना आप हमारी सालमियत को बरकरार रहने देना चाहते हैं, आप हमारे छोटे छोटे जो ताजर हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे भत्ता लेते हैं। तो आप भी अपना किरदार ठीक करें, सारा कुछ हमने ही नहीं अपने आप पे ले लेना। तो कल बड़ा वाज़ेह कर दिया सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने कि आप ये जो मतलूबा बंदे हैं ये हमारे हवाले करें, ये चूँकि डायरेक्टली दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है और इतना बड़ा सान्हा हुआ जिस पर, और इनके बाद इनके नेटवर्क को भी पकड़ना शायद से प्रसाद बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हमेशा एक चैलेंज भी रहा है। देखें चाइनीज़ को हिट करना बराह रास्त जो जिस तरह साई साहब जिक्र कर रहे थे, हमारा सी पैक जो है इसको हिट करने के मुताबिक है। उसके बाद हमारे बहुत सारे बिजली के ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे आपके चाइनीज़ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। जो हमारे इस वक्त क्राइसिस में जो हमारा मुल्क है बिजली के, जिस तरह आपने लोड शेडिंग का भी जिक्र किया, वहाँ भी आपके बहुत सारे चीनी लोग काम कर रहे हैं। तो गैर मुल्कियों को यहाँ निशाना बनाना बेसिकली वो साई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के मुताबिक है। अब बात रही कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से जो कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बड़ा वाज़ेह किया गया है कि हमने नेटवर्क को पकड़ लिया है, ये लोग पकड़े गए हैं और ये 3-4 लोग जो हैं ये अफगानिस्तान में मौजूद हैं, ऑपरेशन ये हवाले किया जाए, ये मुतालबा किया गया है कि इनको हमारे हवाले किया जाए, ये नेटवर्क मौजूद है। सीधी सीधी बड़ी क्लियरिटी के साथ ये बता दिया गया कि ये मामला है। अब क्या है, साथ में दूसरा रुख भी है, अगर अफगानिस्तान नहीं हवाले करता, जो कि नहीं होगा, लगता नहीं है कि ऐसा हो, फिर पाकिस्तान के पास ये हक हासिल है उनको कि वो उसका रिएक्शन दे, उसका रद्द अमल दे जो यहाँ पे हुआ। उसके रद्द अमल में अगर अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई की जाती है तो अल्टीमेटली फिर वही कि तंजीमात एक्टिव हो जाएंगी, फिर मुस्लिम उम्मा की बात हो जाएगी। भाई जो वहाँ यहाँ आके मार जाते हैं उस वक्त मुस्लिम उम्मा की नहीं बात होती, उस वक्त पाकिस्तान भी मुस्लिम स्टेट है, यहाँ कोई बात नहीं होती। यहाँ से कोई रद्द अमल चला जाए फिर मुस्लिम उम्मा की बात हो जाती है कि उसकी वजह से ये सारा कुछ आप देखें ना, उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है
कि जो बड़े इंपॉर्टेंट है, हमारी फोर्सेस को अटैक किया जाता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म को कर रहे हैं ना यूनिफॉर्म बेसिकली। पे अटैक किया जाता है। आप देखें चाइनीज़ पे अटैक किया गया तो आपका सी पैक के साथ साथ पता नहीं दर्जनों सैकड़ों ऐसे मंसूबे हैं जिन पर चाइनीज़ काम कर रहे हैं, और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम चाइना के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो हमें इतनी बड़ी यहाँ पे फोर्स इसी वजह से बनाना पड़ी, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। और इसके बावजूद अगर आपका एक खुद कुछ बम्बार आके उस गाड़ी पे अटैक कर रहा है तो ये कितना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कितना बड़ा शर्मनाक आपके लिए आपकी हरकत है। एक तरफ हम आपको हर तरह की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे हमारे अपने दोस्त ममालिक के साथ तल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने कल बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि ये बंदे हमारे हवाले। इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा फैसला है और मेरे ख्याल से जब इस तरह से गुफ्तगू की जाती है तो बहुत सारे लोग इसमें मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप लेट्स सपोज चिल्ड्रन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन के हवाले से आगाही दे देते हैं, वहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए वो जो न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए चीज़ें बताई जाती हैं, आई थिंक वो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे ये लिखा है कि माँ बच्चे की सेहत पर तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर अगर काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है गंगाराम हॉस्पिटल या लेडी वेलिंगटन में जिस तरह से सहूलियात की कमी जो है, अगर तो सहूलियात पूरी कर भी जाएं तो वहाँ पे मौजूद जो डॉक्टर्स हैं वो उस तरह से जो है वो कॉपरेट नहीं करते हैं। सो इन चीज़ों पर भी अमल दरामद होना ज़रूरी है। जहाँ तक रह गई न्यूट्रिशन की बात, तो उस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये होते हैं कि हम तो भाई ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। एक आप प्रॉपर चार्ट बना के भी दे देंगे तो फिर जिसकी जेब भी इजाज़त नहीं देगी वो उस पर अमल कैसे करेगा? शायद सिप्रा साहब, ये मुमकिन नहीं है। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट सिर्फ पीने का साफ पानी दे देना, बहुत बड़ी उससे बात बड़ी नेमत का नहीं होगी। उसके बाद ये न्यूट्रिशन बोर्ड और इनके बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी जो जड़ है आपकी बीमारियों की वो आपका आलूदा पानी है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं, अब आपके रूरल देही इलाकों में भी शुरू हो गया। आपको दूध दही खालिस में वो नहीं है। अब रही बात कि आप अर्बन एरिया में तो इस तरह के किसी न किसी हद तक चलें जिनको ये शौक है कि न्यूट्रिशन और वो चाट और सुबह उबले हुआ चिकन तो शाम को सब्जियां तो फलां जो भी लाइक जो भी सुनते हैं हम, तो ये आप ख़वातीन से इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये कौन करेगा? जिसने सुबह उठना है, जिसने 2 थप्पड़ भी मारने हैं अपने बेटे को, फिर बिठा कर दही का बाउल भी पिलाना है, फिर उसने रोटी भी देनी है तंदूर की लगी हुई, और उसके बाद उसको शक्कर और मक्खन भी दे देना है साथ में, उसको किसी न्यूट्रिशन बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। और आपका 70 to 80% देही इलाकों में यही होता है, और आज भी वही प्रैक्टिस है, वहाँ ये नहीं चलेगा। हाँ, ख्वाजा साहब ने जो बनाया है अर्बन में, लाहौर में, इस्लामाबाद, ये जो इस तरह के शहर हैं आपके, फैसलाबाद जो अर्बन एरिया है, वहाँ हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस तरफ लोग चले जाएंगे। अब क्या होगा मुझे बताएं, जो आप चार्ट का जिक्र कर रही हैं ये कैसे देंगे? पहले आप दही मरकज को तो एक्टिव करें, वहाँ मेडिसिन तो पूरी करें। आपने कितनी जगह बनवाया होगा न्यूट्रिशन? बिल्कुल नहीं बनवाया। मैं तो जिचकी के इतने मसाइल हैं, आपके ख़वातीन के इतने मसाइल हैं, बच्चों के इतने सारे मसाइल हैं, उनको मेडिकेशन उस तरह नहीं मिलती। ये चीजें अगर हो जाएंगी ना तो बच्चा अगर पैदाइशी तौर पे सेहतमंद पैदा होगा तो बहुत सारे मसाइल। ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहीं लाहौर में मैं डॉक्टर के पास अपने बेटे को चेक करवाने गया, छोटा, तो वो खाता पीता अपनी मर्जी से है, उसका जो दिल करे। हाँ, ये मसाइल है ना। तो वो उससे कहा कि ये अगर बेकरी आइटम खा लेते हैं और पिज़्ज़ा और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खा लेना, और आम जो रोटी है हमारे कहाँ तो कल्चर है रोटी और लस्सी और दही इस तरह का, तो वो नहीं खाता, कम खाता है लेकिन कम खाता है। तो डॉक्टर साहब ने साढ़े नाल लड़ाई कर रही मेरी वाइफ नाल, आपको क्या मसला है, जो मर्जी खाए, आपके कहने पे इसने खाना है, इसका जो दिल करेगा खाएगा। हम लोग अगर उस लेवल पे चले जाएं कि बच्चों की उनकी मंशा के मुताबिक खिलाना शुरू कर दें, तो वो तो फिर वही लेज और वही सारे चिप्स और वही शवारमे बर्गर उन्हीं पे रहेंगे, हम उससे नहीं निकल सकेंगे। दुआ गो हूँ कि ये वाला जो बोर्ड बनने जा रहा है ये लोगों को हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक कुछ ना कुछ दे पाए, लेकिन इतने बड़े लेवल पर करोड़ों आवाम के लिए अगर आप कुछ करना जा रहे हैं तो बुनियादी तौर पर चलें, पहले पानी से आगाज़ करें। उसके बाद आपने कहा कि आटा सही तरह मुयसर नहीं, आटे की जो शफाफियत है, जो उसको मयार है, उसके मुताबिक उसकी फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। प्रोटीन है, अंडे हैं, इन सारी चीज़ें, सब्जियां, आपके तो लाहौर के अतराफ में जितनी सब्जियां वो तो आपके ये नालों के पानी पे बन रही हैं। एक चीज़ देखें कि जो लोग नालों पे बैठे हैं, वो जो ख़वातीन जिनके बच्चे होते हैं,
उनके बच्चे भी सेहतमंद होते हैं, वो बैठे भी गंदी जगह पे होते हैं और खवातीन भी काम करती हुई नजर आती हैं। सही साहब, आपने तो और मेरे वो हस्बैंड जो वाली बात कर दी। मैं जब उनको कहती, वो कहते हैं इनके बच्चे भी तो हैं। यही बात, तो जो हमारी खवातीन हैं वो प्रेगनेंसी अभी डिलीवरी में 2-3 माह रहते हैं तो वो बेड से उठती ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ गोरों की आप वीडियोस देखें तो वो खवातीन काम पे भी जा रही होती हैं, एक्सरसाइज भी कर रही होती हैं। हमारा कल्चर थोड़ा अजीब सा है कि वो खवातीन जो हैं, कोई प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है तो उसको कोई काम नहीं कहा जाता और उसके बड़े नखरे उठाए जाते हैं। उसको जो डाइट दी जाती है उससे कभी उसका बीपी हाई हो जाता है, कभी कुछ कोई बहुत सारे मसाइल होते हैं जो मैंने ये देखा है अमली ज़िंदगी में। लेकिन जो गोरे हैं वहाँ पे आप देखें तो वो फैक्ट्रियों में भी खवातीन काम कर रही होती हैं, वो एक्सरसाइज भी कर रही होती हैं। और खुसूसन वो लोग, आप जब शादमान हम जाते थे अफ्तारी पे तो सिपरा साहब वहीं पे होते थे, मैं भी वहीं पे होता, बहुत सारी ऐसी खवातीन देखते थे वो रूटीन में अपना काम कर रही होती हैं और उनका कोई न्यूट्रिशन चार्ट नहीं होता, बल्कि उन अच्छा, मुझे लगता है किसी न्यूट्रिशन चार्ट की जरूरत भी नहीं है। बुनियादी चीजें जो घर का खाना है ना, अगर टाइम से बच्चे को आप वो खिलाते जाए ना जो आप खुद खाते हैं, रोटी चावल अंडा, नाश्ते में ये चीज़ जो है वो आप एक अंडा ज़रूरी बना लें, बाकी रोटी चावल सालन बच्चे को आदत हो जाए ना, तो ये अब जैसे शाहिद सिपरा साहब ने कहा बाहर की चीज़ें, सिर्फ घर की बनी हुई चीज़ें खाने के बच्चे को आदत हो जाए तो किसी चार्ट की ज़रूरत नहीं होती है बहुत। लेकिन नाश्ते का मैं ये जानती हूँ ये बड़ा मुश्किल है। नाश्ते का कल्चर कहाँ पे? लाहौर में तो नाश्ता सिर्फ इतवार को नान चने का कल्चर है, इसके अलावा कहाँ कल्चर है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बच्चों को खाना खिलाना वो भी आपने 1 बजे जाके नाश्ता करना है जब खाने का टाइम हो जाए। यहाँ पे बच्चों को खाना खाने के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। जिस तरह का माहौल है कोई भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बच्चे बाहर जाएं। और देहातों में चले जाएं, बच्चे नाश्ता करते हैं, अच्छा भला वो बाहर जाए घंटा डेढ़ खेलते हैं, उनका सारा खाना जो है वो हजम हो जाता है। एक्टिविटीज भी तो होनी अब बच्चों के ये खाना खाया बेड पे लेट गए तो वो फिर उसी तरह से मसाइल जो हैं वो भी हम देखने आ रहे हैं। खैर न्यूट्रिशन चार्ट बनना चाहिए, अपने जहन में बना लें बुनियादी चीज़ें जो हैं जिससे आपको लगता है दूध दही अंडा रोटी चावल, ये अगर बच्चे तक टाइमली आप बच्चे को खिला देंगे तो बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। शहर के प्रॉपर्टी डीलर्स ने नए टैक्सेस की मुखालिफत कर दी है, रियल स्टेट पर मजीद टैक्स लगेंगे। साई साहब कैसे देखते हैं इस फैसले को? ना देखिए, टैक्सेस तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, अगर ये टैक्स लगेंगे तो फिर आवाम पर ही बोझ आएगा सारे। हर जो भी देखें, आपका कोई ताजर जो है वो जब भी कोई टैक्स लगता है तो उस पर नहीं लगता, वो आवाम पे लगता है। आप देखिए चीनी घी पेट्रोल किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उनका मुनाफा अपनी जगह पे कायम होता है, उन्होंने जेब से आवाम के पैसे निकाले। तो ये जब टैक्सेस लगते हैं चाहे किसी भी आपकी सनत पे लगे या किसी भी बिजनेस पे लगे तो वो उसका नुकसान उसको नहीं हो रहा होता, डायरेक्टली वो आवाम पे डाल रहे होते हैं बोझ। आप प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त करते हैं या किसी जगह पे किराए पे लेते हैं घर, तो आपके प्रॉपर्टी डीलर जो है उनके तो चीज़ें मुख्तलिफ है, वो अपने जो कमीशन है वो भी उसी तरह ले रहे होते हैं। अगर कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं तो उसमें भी उनका जो मुनाफा होता है वो अपनी जगह पे कायम होता है, तो इसका नुकसान अल्टीमेटली पब्लिक को ही होता है। तो गवर्नमेंट की जानब से मेरा ख्याल है, वो रामे साहब से उस दिन बात हो रही थी कि बजट में बहुत सारे नए टैक्सेस जो हैं वो प्रपोज किए जा रहे हैं और कुछ जो टैक्सेस यहाँ पे लगे हुए हैं उनको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। मैं उस दिन बात हो रही थी एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज से, तो वो कह रहे थे कि हम जो वैल्यूज़ हैं वो अब सेल्फ और रेंट से निकल के डीसी रेट पे कर रहे हैं। उसका हो सकता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को तो फ़ायदा हो, लेकिन जो अपने घर में लोग रह रहे हैं उसकी जब डीसी रेट पे वैल्यू की जाएगी तो उसका टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसमें एक और चीज़ मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि बहुत ऐसे घर हैं जो बड़े घर हैं, वो किसी के बाप दादा ने बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे हैं वो उस तरह रिच नहीं है, 2-3 भाई हैं, तो वो उन घरों में वो बंटवारा हो गया, लेकिन वो बाहर से तो बड़ी दीवार नज़र आती है, तो वो उतना टैक्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हर्डल्स आएंगी। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो अपना सालाना जो इनकम है वो बढ़ाना चाहती है, उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के जब टैक्सेस ऐड होंगे तो उसी से ही उनका जो सालाना रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। लेकिन जो प्रपोजल्स हैं वो कहते हैं कि बजट में बहुत ज़्यादा है और छोटे छोटे टैक्सेस जो है वो ऐड करने से अरबों रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन आप देखें कि आप बिजली की पिसी हुई प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ साथ जो आवाम को भुगतना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वो प्रेशर सारा वहाँ पर आएगा, वो तो पूरा कर ही लेते हैं शायद सिपरा साहब। अच्छा, इसमें ठीक है कि इसमें अगर टैक्स लगता है तो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो तो अपना प्रॉफिट उसी तरह रखेगा,
लेकिन उसका अगर दूसरा पहलू हम देखें तो जो रियल स्टेट का कारोबार है वो तबाही के दहाने पे जाएगा ना। आप लोग जो रोज़ाना प्लॉट लेकर ख़रीद रहे हैं, जो घर बनाकर बेच रहे हैं, यहाँ पे वो भी है कि थ्रू बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं होती, नकद पे जो चल रहा होता है ना, टैक्स बचाने की कोशिश की जा रही होती है। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की डीलिंग में ये बड़ा मसला है। अगर ये लोग ऑनलाइन आ जाएं और थ्रू बैंक जो ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर दें तो फिर तो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमारा प्रॉपर्टी का ज़्यादा काम नकद पे होता है और उसको पैसे उसी तरह ही उसको सर्कुलेट किया जाता है कि उसका कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू नज़र नहीं आती कि कितना सेल परचेज़ हुआ क्या नहीं हुआ। अब बात रही कि अगर टैक्स लगा दिए जाते हैं तो प्रॉपर्टी महंगी होगी ज़्यादा। अगर कोई लेने भी जाएगा तो उसको तो टैक्स उसी तरह अदा करना पड़ेगा। डीलर बैठ के अपनी कमीशन तो ले लेगा जितने % उसने लेनी, लेकिन उसको उस प्रॉपर्टी की खरीदारी मुश्किल हो जाएगी। देखिए गेन टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी जो डीलर है वो नहीं देता, वो मालिक ही देता है। अभी भी देखें आपकी जो प्रॉपर्टी का काम है वो इस वक्त तो टोटल तकरीबन मुंजमद हो चुका हुआ है। इस वक्त वो नहीं है सेल परचेज या लोग खरीद ही नहीं रहे, और ये तो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है कि जून में देखेंगे कि टैक्सेस किस तरह बैठते हैं। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो इसको आगे देखेंगे। लोगों ने ख़रीदारी रोकी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जो ख़रीदना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि टैक्सेस को देख लें गवर्नमेंट क्या लगाती है। हर चीज़ पे टैक्स है। बिजली के बिल को देखें ना, मुझे आज तक उसकी फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स की कोई समझ नहीं आई कि वो कौन सा टैक्स है, कि मतलब नाम ही ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अब आपको देना पड़ता है, बिल में आ रहा है तो देना नहीं है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो हर जगह से आपसे पैसे ले रही है। आपने एक टॉफ़ी भी ली है, उसका भी बिल हुआ तो आपने 1 रुपया वहाँ भी कटौती करवानी है, वहाँ भी आपका पैसे कट रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम लोग देखें कि हमारी इकॉनमी जो है बेहतर हो जाएगी। भाई हमारी जेब पे आप बोझ कम करेंगे तो इकॉनमी या मुआशी सूरत हाल उस तरफ कुछ बेहतरी आ जाएगी। हमारी जेबों पे बोझ डाल के अगर इकॉनमी ठीक करना चाह रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। तालीम की अहमियत क्या है, इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम देख रहे हैं कि तालीम के भी नए नए तरीके जो हैं वो आ रहे हैं, और अगर आप उनसे रोशनास नहीं होते, उन तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर आप तालीम हासिल करके भी बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं तालीम के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में ऐसी आ जाती हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक वो नहीं जा पाते हैं। ऐसे में अब आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ इस सूरत में हैं कि आप घर बैठ के भी तालीम हासिल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने आपके लिए चीज़ें इतनी आसान बना दी हैं, आपके पास घर बैठ के आई थिंक बिलाशुबा क्लासरूम की जो अहमियत है, टीचर की जो अहमियत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी सूरत में जिसमें आपके पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाती, लेकिन आपकी फिर भी ख्वाहिश होती है कि आप तालीम हासिल करें, हमारे पास डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें गाइड करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। सो तालीम के ख्वाहिशमंद लोग जो हैं वो घर बैठ के अगर तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन शादी के बाद ये डिसाइड करती हैं कि उन्हें आगे पढ़ना चाहिए, उनके लिए बेहतरीन मौक़े क्या है, आप किस तरह से आसानी से तालीम घर बैठ के हासिल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद है, तारुफ़ कराना चाहूँगी, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, नाइला ताहिर साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एजुकेशन मैंने पहले ही कहा कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमेशा लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि आपको लगता है एक इदारा, एक क्लासरूम, एक टीचर जो जिस तरह से पढ़ा सकता है, शायद घर बैठ के हम वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। सो ये पॉसिबल है कि आप घर बैठ के भी अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका दिया है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकूं और उनको बहुत सी इन्फॉर्मेशंस भी शेयर कर सकूं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मेल्स तो फिर भी चले जाते हैं बाहर, और आजकल मतलब कि जितना आपका टफ़ चल रही है सोसाइटी के अंदर, जो हमारी रूटीन्स हैं बहुत टफ़ हैं, तो फीमेल्स ने ज़ाहिर घर भी चलाना है, इवन इफ़ यू आर मैरिड तो आपने बच्चों को भी देखना है, उसके साथ आप जॉब भी कर रही हैं तो आप पढ़ना भी चाह रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसने इन फ़ीमेल्स के लिए
बल्कि सिर्फ फीमेल्स नहीं, बाकी जो मेल्स हैं जो जॉब भी करें, हाँ। उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे मर्द हजरात भी अपनी जॉब से टाइम नहीं निकाल पाते, आगे पढ़ने के ख्वाहिशमंद भी होते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है, क्योंकि ज़ाहिर आप जॉब करें और आप उसके अलावा ऑनलाइन जो है वो आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और आप, मेरा ख्याल है कि इसको हम लोग जो है ब्लेंडेड मोड भी कह सकते हैं। इसके अंदर आपका मतलब जितना भी सिस्टम है वो थ्रू ऑनलाइन हो चुका हुआ है, आपको जाके क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन उसका पार्ट बने उसको। और हाँ, इसके अंदर मैं ये स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, लाइक CMS पोर्टल और LMS पोर्टल। ये वो 2 मोड्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट को एक्सेस मिल रही होती है उनकी थ्रू आउट जो उनका जर्नी होता है एजुकेशन कैरियर का, उसके अंदर वहाँ उनकी सारी चीज़ों की जो गाइडेंस है इन 2 पोर्टल्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर ये भी बहुत अच्छा है कि हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम मैसेजेस दे रहे होते हैं, हम लाइव सेशंस कर रहे होते हैं, हम अपनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो भी शेयर कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इदारा है जो बच्चों को घर बैठे थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, आप घर बैठे आप हर चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। एग्जाम सिर्फ आपने देने जाने हैं, लेकिन उससे पहले के सारा प्रोसेस हर चीज़ आपकी अपलोडेड है इन पोर्टल्स के ऊपर। ठीक है, यानी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इन केस अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है तो वो भी अवेलेबल होती है? अब हेल्प के अंदर भी अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास नीडी स्टूडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जितने अखराजात बढ़ गए हैं घर के अंदर, बच्चे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं लेकिन आपके बिल्स आ रहे हैं, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को कुछ हमारी स्कीम्स हैं 101 एंड 106, ठीक है, उसमें कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 106 है, उसके अंदर हमारे पास आप कह सकते हैं कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो हैंडीकैप्स होते हैं, ठीक है, या ब्लाइंड होते हैं बच्चे, उनको हम लोग वेव ऑफ कर रहे होते हैं फ़ी। उसका हमारा कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो आपने उसको फुल करना, उस पर मैं थोड़ा सा भी आपको बताऊंगी। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर ऑर्फन्स आ जाते हैं बच्चे, उनको भी हम वेव ऑफ कर रहे होते हैं फ़ी। इसके अलावा हमारे पास शुहदा के जो बच्चे हैं वो मेरा ख्याल है पुलिस से हो, आर्मी से हो, ठीक है, उनकी हमारी कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसको, और या कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसका आपने फुलफ़िल करना होता है। इसके अलावा हमारे पास जो मैं समझती हूँ जो मेन कैटेगरीज हैं वो हमारे पास आ जाते हैं प्रिजनर्स और ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स तो हमारी वो कैटेगरी है जिसके अंदर कोई आपके पास लाइक एज लिमिट भी नहीं है और हर लेवल के ऊपर उनको फ्री है, मतलब कुछ भी है। ये बड़ा अमेजिंग मैं समझती हूँ, ये एक फैक्टर है। इसके अलावा जो हमारे पास अगर हम बात करें प्रिजनर्स हमारे पास इतने ज़्यादा जो हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर वो वहाँ पे हैं तो वो यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट ले रहे हैं। हम उनको फिर थ्रू प्रॉपर चैनल वो यहाँ से अपनी स्टडी को गो थ्रू करते हैं, हमारे पेपर्स जाते हैं, वो उनको परफॉर्म करते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन बहुत सारे प्रिजनर्स के तो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं वो आउटस्टैंडिंग होते हैं और बड़ा मुझे अच्छा फील होता है कि देखें अल्लाह ताला ने इनके अंदर शायद कुछ तो एबिलिटी हर इंसान के अंदर रखी हुई है। तो ये वो कैटेगरी है जहाँ से हम वो बच्चे बेनिफिट ले रहे होते हैं। प्लस ये तो वो बच्चे आगे जिनके अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स थे या जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ हमारे बच्चे वो भी होते हैं कि मतलब कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक, FA, BA, आपको पता है PhD तक, और कुछ हमारे शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं इन सब कैटेगरीज में। उसके अंदर हमारा कुछ स्लॉट होता है लाइक 35% आपको फ़ी वेव ऑफ हो रही है फुल सेमेस्टर के बेस के ऊपर, ठीक है, वो बहुत प्लस पॉइंट है। इवन अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आपकी 25,000 फ़ी है लेट्स सपोज, उसमें से अगर आपको 35% वेव ऑफ हो रहा है तो बड़ा प्लस पॉइंट है, आपको अच्छा खासा एक मार्जिन मिल रहा है उसके अंदर, तो वो बच्चे फिर उसकी वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये तो बेनिफिट्स हैं जो आपको थ्रू आउट कैरियर आप ले। और हाँ, इसके अंदर प्लस पॉइंट ये भी एक है कि फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी फ़ी होती है, ये जो कंसेशन होती है वो आपको सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड हम लोग देते हैं, और इसके अंदर ये भी शर्त होती है कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, तो फिर आप ये सारे बेनिफिट्स गेन करें। ठीक है नाला, मुझे ये बताइएगा रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ऑनलाइन आप एजुकेशन हासिल कर रही हैं बैठ के तो शायद आपके वो वाले नताइज नहीं होंगे, तो उस लेवल के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी होते हैं एक्चुअली उसमें ये होता है जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर आप बच्चों को इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं, बच्चे अगर टाइमली अपने पोर्टल्स को विजिट कर रहे हैं, टाइमली अपनी ऑनलाइन क्लासेस का जो उनका एक शेड्यूल है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई भी आप लाइफ के अंदर कोई भी आप मतलब टास्क देख लें जिसके अंदर आप लोग फुली एंगेज होते हैं, आप अपनी डेडिकेशन शो करते हैं, तो मेरा ख्याल है रिजल्ट्स तो आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं।
हाँ, इसके अंदर ये ज़रूर है कि आपको अपनी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको आप टाइमली फॉलो करें। ऑनलाइन क्लास में मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं क्लास भी ले रही होती हूँ, मैं साइड बाय साइड कर भी रही होती हूँ, तो उसमें आपको यही है कि आपने अपनी क्लासेस टाइमली लेनी है। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वर्कशॉप्स आ रही हैं वो आप टाइमली अटेंड करें, तो ये असाइनमेंट्स हैं, उनकी एक फिक्स डेडलाइन है, आपका पोर्टल है, आप उसको एक्सेस करें, आप अपनी टाइमली उसको अपलोड कर दें। बीए तक हमारा मैनुअल होता है, आप टाइमली अपने ट्यूटर का जो एड्रेस है जो आपके सीएमएस पोर्टल पे है, जिसको आपने विजिट करना है डेली बेसिस पे। हम लोग कितने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है डेली वैसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर मेरा ख्याल है हम 5 से 10 मिनट डेली अपने इस पोर्टल के लिए बच्चे निकालें तो उनके सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे, वो उनको सारी एक्सेस आ रही होगी, घर बैठ के आपको आने की ज़रूरत नहीं होगी। एक और चीज़ है, फिर आपकी डिग्री की वैल्यू हम कहते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं कि अच्छा फलां अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री है और ये वाली डिग्री, इसमें कोई गैप तो नहीं, हमें कोई नहीं, डिफरेंस? इसके अंदर बच्चों के लिए मेरा तो ख्याल है एक और बड़ा अच्छा पॉइंट, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि एक तो एज लिमिट नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बैचलर्स किया, उसके बाद शादी हो गई, मुझे बीच में गैप आ गया, मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी मुझे अलाउ कर रही है कि मैं सेम उसी आगे सिनेरियो को माइंड में रखते मैं उसको गो थ्रू करूँ। अब जहाँ तक डिग्री की बात है तो डेफिनेटली HEC से अप्रूव्ड है हमारी, और जब बच्चों को डिग्री मिलती है, हाँ इसका भी हमारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो गया है, मतलब कि बच्चों ने थ्रू पोर्टल जो हमारा है उस पर अप्लाई करना है। अर्जेंट फ़ी भी होती है, नॉर्मल फ़ी भी होती है। अब ये होता है कि उसको उसके अंदर कोई आपके एतराज़ात ना लग जाए, क्योंकि आपको पता है बच्चे होते हैं वो प्रॉपर चीज़ों को गो थ्रू नहीं कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसमें आपके डिले हो जाता है। और सरकारी इदारा है तो हमारे पास कोई एक आध बच्चा तो है नहीं, लाखों में हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमने सब बच्चों को अब एट ए टाइम जिनकी डिग्री खत्म हुई, बहुत बच्चे अर्जेंट फ़ी पे भी अप्लाई करते हैं, कुछ नॉर्मल पे अप्लाई करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि बच्चों ने अगर अपने डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस थॉरोली किया है, प्रॉपर अप्लाई किया हुआ है, तो फिर तो उनको विद इन नो स्पैन ऑफ टाइम आप कह सकती हैं उसमें उनको डिग्री मिल जाती है। चले, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बाकी आपकी चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कंसिडर किया जाता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर्डल्स तो ज़िंदगी में आपको अप्स एंड डाउन पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको हर्डल्स भी आते हैं, आपको प्रॉब्लम्स भी फील होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको एक तो टैकल करना चाहिए। सेकेंडली हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हम लोग लाइव सेशंस करते हैं ट्वाइस अ वीक, बच्चे उसको भी देखा करें। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके मसाइल का हल नहीं निकल रहा, तो आप हमें मेल्स कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम वहाँ बैठे हैं आपके लिए, हम आपके मसलों को हल कर सकते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहूँगी, हम्बल आपने होना है, आपने पेशेंस जो सब्र है उसका दामन आपने नहीं छोड़ना, लगे रहें। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने आपको टाइम दिया है 3 मंथ्स में आ रहा है, फॉर एग्जांपल 4 मंथ्स हो जाते हैं, बट आपका काम तो इंशाल्लाह होना है ना, तो आपने थोड़ी सी पेशेंस दिखानी है, थोड़ा सा हौसला दिखाना है, और हम आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी का ये जो सफ़र है ये कंटिन्यू रहेगा और इसमें आपका साथ देंगे हम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आपका प्लान है मोबाइल ख़रीदने का, क्योंकि अब नए मोबाइल ख़रीदने की कैपेसिटी तो लोगों की बहुत कम लोगों की रही है, लोग क्या करते हैं कि जी अच्छा मोबाइल ख़रीदना है, सेकंड हैंड ख़रीदना है, तो आपके पास ऑप्शन ही होती है कि जी आप मार्केट जाके विज़िट करते हैं मुख्तलिफ़ दुकानों पे। ऐसे में आप लोग हमेशा अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि परेशान रहते हैं। बैटरी हेल्थ अगर किसी मोबाइल की आप मोबाइल में देखते हैं कुछ होती है, लेकिन एक्चुअली जब आप मोबाइल यूज़ करना शुरू करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि हमने तो देखभाल के मोबाइल लिया था। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदते हुए देखनी पड़ती हैं। अगर आप मोबाइल ख़रीदने जा रहे हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोबाइल ख़रीदते हुए बुनियादी जो चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है वो क्या है, कैसे आपको पता चलेगा? अच्छा, सम टाइम होता है आपको इतना सस्ता मोबाइल मिल रहा होता है, आप बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, अच्छा मोबाइल तो महंगे वाला है, आपको इतनी कीमत में मिल रहा है, पता ये चलता है बाद में वो चोरी का मोबाइल था या मोबाइल खोला हुआ था, अच्छी खासी उसमें चीज़ें तब्दील की गई हुई थी। सो आज हम आपको प्रोग्राम में गाइड करेंगे कि सेकेंड हैंड अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट्स एसोसिएशन और साथ ही साथ सदर मोबाइल फ़ोन एसेसरीज एसोसिएशन हॉल रोड सरदार अजहर सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।
मोबाइल की कीमतें बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली महंगे हैं। मोबाइल तो लोग प्रेफर करते हैं मोस्टली कि चले सेकंड हैंड मोबाइल खरीदने। सेकंड हैंड मोबाइल में आपके पास ये बड़ी ऑप्शन होती है कि लोग उसको मुख्तलिफ तरीके से उसके डिफरेंट पार्ट्स चेंज कर देते हैं। तो क्या पहचान होती है इसकी? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो तो ये है कि आप अगर मोबाइल सेकंड हैंड ख़रीदना चाह रहे हैं, जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखें कि वो चोरी वाला ना हो। उसका IMEI नंबर है ना, जो वो पैच ना हुआ हो, सब ये देखना है। आपने पहला काम ये करना है कि जिस भी आप शॉप पे जाएं, उन्होंने एप्लीकेशन एक पुलिस ने दी हुई ई-गैजेट की। ठीक है। ई-गैजेट में ये है कि जो भी स्नैच हुआ या चोरी शुदा मोबाइल है, वो IMEI नंबर किसी ने भी कंप्लेन किया होगा ना कहीं भी, वो उसमें आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये आपने दुकानदार से ये कहना है कि जी आप इसका IMEI नंबर ना हमें ज़रा चेक करा के दें, या ख़ुद भी आप ऑनलाइन PTA पे भी आप चेक कर सकते हैं, उस वेबसाइट है उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो ये है कि भी वो स्नैच शुदा ना हो, चोरी शुदा, डकैती में इस्तेमाल। सबसे जो प्रॉब्लम आती है ना, हमें सबसे ज़्यादा हमारी मार्केट में ये आ रही होती है कि एक आम बंदा, उसे बेचारे को पता नहीं होता, वो ले जाता है और बाद में पता लगता है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ठीक। तो सब ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भी आपने ये देखना है कि उसका IMEI नंबर जेन्युइन है, पैच शुदा नहीं है और स्नैच शुदा नहीं है मोबाइल। उसके बाद आ गई उसकी क्वालिटी कि क्वालिटी में ये है कि भी आप जो ख़ासकर ये एंड्रॉयड या टच मोबाइल हैं, इनमें इसकी बैटरी हेल्थ में भी ये है कि कुछ हमारे ये दुकानदार हजरात ये करते हैं कि किसी की बैटरी 60% है, 50% है, उसको बूस्ट कर देते हैं। तो उस पता कैसे चलेगा कि हाँ, ओरिजिनल है या अब नहीं? ये देखा जाए कि भी उसकी जो है ना बैटरी, जो बड़ी कंपनी है उनकी अगर बैटरी चेंज होगी ना, तो जब आप उसकी सेटिंग में और अबाउट में जाएंगे ना, तो वो उसमें आपको पता चल जाएगा। आप जब इसको चेक करेंगे, फ़र्ज करें इसकी बात अब ये आ रहा है कि भी मोबाइल जो इस्तेमाल शुदा है, जब नए मोबाइल को भी लेते हैं ना, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि भी वो भी यूज़ होता है। डब्बा पैक मोबाइल की भी डब्बा पैक में भी ये प्रॉब्लम आती है कि भी आप, लेकिन उसमें है कि भी बड़ी कंपनियों में आप उसमें जाते हैं ना, सेटिंग में जाते हैं, अबाउट में जाते हैं, तो टाइम ऑफ कॉल आ जाता है कि कब ये एक्टिवेट हुआ है, कितना इस्तेमाल हुआ है। एक तो इसका पता करना ये भी ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि भी इसका ये खुले हुए के लिए ये तो है कि ये एक तो काम है बहुत ज़्यादा टेक्निकल कि आपको कोई मैकेनिक, लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे ना, उसको ऑन करेंगे तो उसका जो डिस्प्ले है, सबसे इम्पोर्टेंट जो महंगी आइटम है ना, वो इसका टच है, ये इसकी LCD स्क्रीन है। बाकी जो पार्ट्स हैं ना, फर्ज करो माइक का कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, स्पीकर का आ गया, तो ये इतना महंगा काम नहीं होता। अगर आपको धोखा भी हो गया या कुछ चीज़ भी होगी, तो इतना वो लॉस नहीं है उसमें। तो LCD का यही है कि भी उसमें कोई डॉट ना हो, लाइनिंग ना हो, वो आप देख सकते हैं। जब ऑन करेंगे ना, तो उसको आप सबसे पहले उसको देखें, फिर उसके बाद उसकी जो कैमरा है ना, हमें जो सबसे ज़्यादा हमारी मार्केट में प्रॉब्लम आती है ना कि एक कस्टमर बेचारा लेके जाता है और फिर उसने कॉल की देख लिया, लेकिन जब घर गया तो उसने जब कैमरा यूज़ किया तो उसमें उसका फोकस ठीक नहीं है, वो उसमें डॉट आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपने कैमरा चेक करना है, आपने LCD को देखना है, उसके बाद आपने साउंड और क्वालिटी माइक है वो आप मौके पे देखें। क्योंकि हमारे मार्केटों में सब ये है कि भी आप देखते हैं कि बिज़नेस में भी काली भेड़ें हर जगह बैठी हैं, ऐसे ही। फिर वो धोखा देते हैं, कस्टमर फिर दोबारा वापस आता है, फिर उससे कहते हैं कि जी या तो इतनी कटौती होगी या वापस नहीं होगा, फिर झगड़े होते हैं। तो बेहतर यही है कि जब आप चीज़ खरीद रहे हैं, खरीदने से पहले ये जो चीज़ें हैं ना, आप दुकानदार से, एक तो अच्छी रेपुटेशन वाले दुकानदार हैं उनसे ये बहुत अच्छी। हाँ, ये आपने ये देखना है कि भी अगर आपने नया भी लेना है तो जो डीलर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके डीलर्स हैं, आप उनसे रब्ता करें। और जो आपने यूज़ में लेना है तो ई-गैजेट जो इसकी हमारी पंजाब पुलिस ने एक एप्लीकेशन दी हुई है, आप उनसे कहें जी आप इसको हमें इसका IMEI नंबर चेक कराएं और श्योरिटी लें दुकान से, ताकि अब देखें ना, एक बात तय हुई है, जो लिखी पड़ी है ना वो बात कुछ और है। बाद के जो झगड़े हैं ना, फिर वो मसाइल बड़े आते हैं। कोई बंदा है बड़ी मुश्किल से 10,000 20,000 रुपये इकट्ठे करके एक मोबाइल लेता है और उसके अगले दिन वो जाके फिर कह रहा होता है कि इसमें तो इसका कैमरा नहीं चल रहा, इसकी बैटरी का प्रॉब्लम है, इसकी LCD में डॉट है। तो देखना तो ये चाहिए कि मोबाइल ख़रीदने से पहले ये 2-3 चीज़ें, एक तो आप अच्छे दुकानदार का इंतखाब करें
जिसमें ताकि मसाइल ना आए और जिस पे आपको ट्रस्ट हो। जिस पे ट्रस्ट हो। या अच्छा सरदार साहब, एक और बड़ा इशू होता है ये कि आपने जी मोबाइल तो ले लिया लेकिन उसका चार्जर आपको ओरिजिनल नहीं मिला, उसकी हैंड्स फ्री ओरिजिनल नहीं है, ये चीज़ें भी बाद में तंग करती हैं। ये भी बड़े प्रॉब्लम। अब तो खैर बड़े मोबाइलों में तो उन्होंने ये किया, बड़ी कंपनियों ने, कि वो ये एक्सेसरीज दे ही नहीं रहे। तो अब देखिए बड़ी कंपनी है ना, फर्ज करो 2 बड़ी कंपनी है, सैमसंग या एप्पल है। सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर मेन मौजूद बनाए हैं उन्होंने, जो प्रिंसिपल उनके एजेंट हैं वो बड़े हैं, 5 हैं। आप देखें कि जो आप जिस दुकानदार से ले रहे हैं उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर की वो पैकिंग है उसकी, ठीक है, क्योंकि बाद मार्केट से, अब फर्ज करो ग्रे मार्केट से एक मोबाइल आ गया, ग्रे मार्केट में ये है कि डीलर्स के थ्रू नहीं आता वो, उसकी वारंटी भी नहीं होती। बिल्कुल। अक्सर मोबाइल जो है हमारे ग्रे मार्केट के आ रहे हैं कि वो दुबई से आ गया, कोई भी बड़ी कंपनी का मोबाइल, आपको ये नहीं पता कि इसकी वारंटी है कि नहीं है। आपने डब्बा पैक है, वो बिल्कुल नया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो मसला आता है वो ये है कि वो ग्रे मार्केट का होता है, यहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर का वारंटी नहीं होती इस पर। अब 1 साल की वारंटी है जो, अगर वो नहीं है तो वो इसका मतलब है आपका तो बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि भी जो इनके मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनको चेक करें कि ये जो मोबाइल खरीद हुआ है, मैं जो खरीद कर रहा हूँ, ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर का पैक है, उसकी वारंटी है। आप दुकानदार से श्योर करें कि जी ये ग्रे मार्केट का तो माल नहीं है, ग्रे मार्केट में ये होगा नया, ठीक है, पैक भी होगा, लेकिन उसमें वारंटी शामिल नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चेक करने वाली हैं, एक आम कस्टमर के लिए बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें नए मोबाइल में भी और पुराने मोबाइल में भी, और ये बिल्कुल अंधा एतमाद तो करना ही नहीं चाहिए किसी पे। आप सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने मार्केट में जाना है, कोई गुड रेपुटेशन वाले दुकानदार हैं उससे करें, और जो भी चीज़ लें उससे तय करें, उसकी सारी बातें आप उससे पूछें, IMEI नंबर उसका चेक करें, उसकी क्वालिटी उस पर आप देखें ना। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, आप उसे कहते हैं कि आप इनवाइस बना के दें, इनवाइस में ये 2-3 चीज़ें मेंशन कराएं, ठीक है, ताकि बाद में अगर आप क्लेम करने जाएं तो देखें ना, हमारे पास कोई आ रहा होता है, जो दुकानदार है उसका मौक़िफ़ कुछ और होता है, कस्टमर है उसका मौक़िफ़ कुछ और होता है, क्योंकि बात रिटर्न में नहीं होती, तो दोनों अपनी अपनी तरफ क्लेम कर रहे होते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि भी जो भी आप चीज़ ले रहे हैं दुकानदार से, उसकी आप इनवाइस पे 2-3 चीज़ मेंशन करें कि ये खुला हुआ नहीं है, IMEI नंबर इसका ओरिजिनल है, अगर आप नया ले रहे हैं तो उसकी वारंटी मौजूद है, इस्तेमाल शुदा नहीं है। ठीक है। एक ये बड़ा इशू होता है, मोबाइल एक ही है लेकिन डिफरेंट दुकानों पे चले जाओ, प्राइस का बहुत डिफरेंस आ रहा होता है, शक्ल में भी एक होता है मोबाइल, बैटरी हेल्थ भी एक होती है, लेकिन वो जो इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होता है उस पर भी आप थोड़ा उलझ के रह जाते हैं कि भाई फ़लाँ दुकान पे तो ये था, अब देखने में मोबाइल एक जैसे हैं, वो रेट का अच्छा खासा डिफरेंस बता रहे हैं, एक जगह पे अच्छा खासा सस्ता मिल रहा है, ऐसे भी क्या करना चाहिए? अब ये देखें ना, एक तो ये आ गया ना, अपने दुकानदारों की बात की, कुछ ऑनलाइन ऑफर हो रही होती है, ऑनलाइन है, उसमें एक मोबाइल है, वो ब्रांड का है, वो उसमें ऑफर कर रहा है 17,000 का या 50,000 का, 50,000 का आप मार्केट में जाएं तो वो हम 55,000 का है, जो 17,000 ऑनलाइन ऑफर हो रहा है वो आपको 75 में मिल रहा है। इसमें एक्चुअली इतना मार्जिन नहीं होता, ये जो कंपनियां देती हैं ना आपको कमीशन या इंसेंटिव दे रही हैं, वो बहुत थोड़ा होता है। अब उसमें यही है जो मैंने आपको पहले ग्रे मार्केट की बात बताई ना, कि भी कुछ माल ग्रे मार्केट से आ रहे होते हैं, उसमें वारंटी नहीं होती, वारंटी क्लेम नहीं होता। अब वो जो वारंटी क्लेम के बगैर है उसमें इतना फ़र्क होगा। ठीक है। अब आम बंदे को ये समझ नहीं आ रही, वो कह रहा होता है कि जी ये ओरिजिनल है, पैक भी है, वो पैक भी होता है, ओरिजिनल भी होता है, लेकिन उसकी वारंटी नहीं होती। सही। तो वो आप उससे श्योर करें कि ये वारंटी क्लेम है, फिर जब उसको आप एक्टिवेट करेंगे तो उसको वो भी पता चल जाएगा कि आज एक्टिवेट हुआ है, आज से इसकी वारंटी शुरू होगी। सही सही। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा, क्या आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे जो लोग सेकंड हैंड मोबाइल ले रहे हैं, अब उसमें भी आपके पास ऑप्शन होती है, प्राइस आपकी क्या डिफरेंस क्या होना चाहिए नए मोबाइल से? अगर मोबाइल बहुत अच्छा है और देखने में भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, फिर आप उसकी प्राइस की कितनी रेंज आपको होनी चाहिए? क्योंकि आपने नए मोबाइल की कीमत से अगर थोड़ा सा कम होगा तो फिर आप नया मोबाइल ही ले लें, वो ज़्यादा प्रेफर होता है। क्या कितना डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमम आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो तजवीज़ ये दूंगा कि आप जो है ना, कहते हैं ना डब्बा पैक, सबसे पहले तो कोशिश की जाए डब्बा पैक ले जाए, क्योंकि सेकंड हैंड में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो क्वालिटी के अलावा ये पैच का आ रहा है। ठीक है। कि पैच में ये है कि आप हमारे जो कुछ माल ऐसा है जो ऑफ द रिकॉर्ड इम्पोर्ट होता है, उस पर PTA नहीं होता। ठीक है।
अब पीटीए नहीं होता तो फिर क्या करते हैं कि कुछ यहाँ हमारे ऐसे हैं कि वो पैच करते हैं, ठीक है, एक फर्जी आईएमई नंबर, उस पर खैर वो गैर कानूनी है और उसको मतलब है कि हमारे जो इदारे हैं वो उसको रोकते भी हैं, पकड़ते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में ये चीज़ें मौजूद हैं। सबसे जो अहम काम ये है कि वो आईएमई नंबर उसका जेन्युइन हो, पीटीए से प्रूव हो। सबसे अहम चीज़ तो आपने पहले ये देखनी है। अब देखें ना, अभी एक मोबाइल है वो 50,000 का है, उस पर 30,000 पीटीए टैक्स है। अब उसने क्या किया कि वो पीटीए टैक्स नहीं दिया, उसने एक फेक आईएमई नंबर लगा दिया और कस्टमर को अब ये नहीं पता कि ये पीटीए पेड है या नहीं पेड। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है आजकल वो ये है कि फेक आईएमई नंबर पैच करके और कस्टमर को पकड़ा देते हैं। अब कस्टमर का वो चल गया तो ठीक है, कोई ऐसा नंबर, नहीं तो फिर 2 महीने बाद वो बंद होता है। कस्टमर फिर उसे लेके आ रहा होता है कि जी ये तो बंद हो गया। अब वो क्या करते हैं, फिर दुकानदार को, जो ऐसे 2 नंबर दुकानदार हैं, वो क्या करते हैं, उसको फिर एक और फेक आईएमई नंबर फिर दोबारा दे देते हैं, फिर उसी चक्कर में लगा रहता है। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि आईएमई नंबर और पीटीए प्रूव है ये देखा जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत माइक के या साउंड सिस्टम के या कैमरे के। ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है ये तो फिर भी सस्ते हैं, हल हो जाएंगे, 2,000 3,000 5,000 रुपये में हल हो जाता है। बुनियादी मसला है वो ये पीटीए प्रूव होना चाहिए, आईएमई नंबर उसका ओरिजिनल होना चाहिए, और एलसीडी और टच वगैरह है जो ये सबसे महंगा काम है। आप ये अच्छा, आईएमई नंबर के अगेंस्ट आपने बताया कि एक आईपी एड्रेस लगा दिया जाता है जिससे आपको ये लगता है कि पीटीए अप्रूव हो चुका है। पीटीए अप्रूव हो चुका है। और ये कितनी देर के लिए चलता है? ये एक्चुअल तो ये है कि ये फर्जी कंप्यूटर से नंबर लेते हैं, आईएमई नंबर किसी का भी। अच्छा, उसमें एक सबसे बड़ी खतरनाक ये है कि कोई आईएमई नंबर ऐसा जो पहले रिकॉर्ड याफ्ता हो, किसी क्राइम में यूज हुआ हो, अच्छा वो भी लगा देते, वो भी लग जाता है। सबसे अहम ये है कि भी इसमें यूज़ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपने आईएमई नंबर है उसको, अगर आपने मोबाइल ले लिया तो अपने आईएमई नंबर को पीटीए से भी चेक करें, ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी उसकी करें कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ठीक है। तो ये जो आईएमई नंबर फेक लगे होते हैं ना, जो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। फर्जी और ये फेक आईएमई नंबर है जो आपको पैसों का नुकसान भी हो रहा है और आपको खुदा ना खास्ता किसी दूसरी तरफ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा भी आप बन सकते हैं, जबकि आपका उससे कुछ लेना नहीं। तो मोबाइल फोन खरीदते हुए आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपके पैसों के साथ साथ आपको किसी दूसरी मुश्किल की तरफ भी ये चीज़ें लेके जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस कह रही हूँ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर में है जी शदीद गर्मी और गर्मी की शिद्दत आगे भी इसी तरह से बढ़ने वाली है और स्टूडेंट्स को तो छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन जिन लोगों ने बाहर निकलना है उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सो आज के मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी जी, देख लेते हैं टुडेज़ वेदर में। कोमल की तरफ चलेंगे, वो हमें बताएंगे कि जी आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहने वाला है। अच्छा, कि प्रिडिक्ट किया जाता है और जो बताया जाता है डबल उससे फील होता है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने मुसलसल बाहर रहना होता है। सो कोमल, मौसम की सूरत हाल। ना मौसमी सख्ती जो है वो दिन ब दिन मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर की अपनी एहतियात को यकीनी बनाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जहां पर टेम्परेचर में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा वहीं गर्मी की शिद्दत जो है वो मजीद इजाफे के साथ महसूस की जाने वाली है। जैसे कि आज भी सुबह के औकात में ही सूरज ने किरणें तेज कर ली, जिसके बायस जो है वो लाहौर ये सुबह के औकात में गर्मी से सताए नजर आ रहे हैं। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल यकीनी बनाएं, अपने हिस्से का पौधा लगाएं, क्योंकि पौधा लगाने से जहां पर हमारा इन्वायरमेंट बेहतर होगा वहीं गर्मी की शिद्दत को कम करने में भी मददगार साबित होगा आपके हिस्से का लगाया हुआ सिर्फ एक पौधा। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में फिलवक्त सिचुएशन के हवाले से, तो हवाओं का सिलसिला इस वक्त मध्यम अंदाज में चल रहा है, लेकिन मौसम जुगा तू है, गर्मी की शिद्दत ताहाल बरकरार है और माहिरीन कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी बारिश का फिलवक्त कोई इम्कान मौजूद नहीं है, ना ही मौसम में किसी भी किस्म की बेहतरी आएगी। तो ना हमें अपनी हिफाजत को खुद यकीनी बनाना है और कोशिश करनी है कि एकदम अगर हम एसी में बैठे हैं तो हमें फौरन से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इससे भी गर्मी जो है वो आपको लग सकती है और इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अभी भी हम बहुत से केसेस ऐसे देख रहे हैं कि अचानक से जो है वो गर्मी लग जाती है, बुखार, नज़ला, जुकाम, गर्मी का आपको पता है फिर फ्लू भी बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। तो लाहौर इसलिए जो है वो जितनी कोशिश हो सकती है वो करें कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, ताकि ये जो शिद्दत अब आने वाले दिनों में महसूस की जाने वाली है इससे भी खुद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जी, गर्मी कितनी है वो कोमल को देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि कोमल के कॉम्प्लेक्शन में अच्छा खासा फ़र्क आया हुआ है।
क्योंकि हम यहाँ पे दफ्तर में देखते रहते हैं कोमल को, तो ये 4-5 दिनों में बड़ी हिम्मत है जी उन लोगों की जिन्होंने बाहर जाके, हमारी पूरी रिपोर्टिंग टीम इतनी शदीद गर्मी में काम कर रही है। सो इनको भी ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो कोमल आपको तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आपने हर रोज़ वेदर बीपर देना ही है, तो अम्ब्रेला अगर आप पकड़ लेंगी तो ये फिर लड़कियों का बड़ा कंसर्न होता है, आपका जो कम्प्लेक्शन है वो बड़ा डार्क हो रहा है। सो इससे आप बच सकेंगी। ये आपको सजेशन है, वैसे आप लोगों को सजेशन देती रहती हैं, तो आपके लिए सजेशन ये है कि कल से अम्ब्रेला पकड़ के आप जो है वो ज़रूर बीपर दें अपना। अच्छा जी, अब जिन लोगों ने बाहर जाना है उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, कम अज़ कम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन से महफूज रहें। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।